पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, और आज यहाँ पर यूपी टेट के लिए कहा जाए, लंबे समय बाद यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी हुआ, परीक्षा तिथि घोषित हुई और लंबे समय बाद चैनल पर आपको यूपी टेट संबंधित क्लासेस यहाँ पर देखने को मिलने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस चैनल पर अगर देखा जाए, ना ही मिलियन में सब्सक्राइबर है और ना ही लाखों में है, लेकिन आपको परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। पूरा वीडियो यहाँ पर देख लीजिएगा। और जो भी यहाँ पर कराया जाए, नया आयोग है, उसी के अनुसार प्रश्न है, कुछ प्रीवियस प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। और इस बार आपने सही चुनाव किया है, सही जगह आप सभी इस बार आए हैं। इस बार फतेह और सरकारी नौकरी आपकी मुट्ठी में। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने ये दिया गया है, यहाँ पर पूछा जा रहा है बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन का सही अर्थ क्या है? देखिए, अगर हम ऑप्शन में यहाँ पर देखें, बायो मैग्निफिकेशन का सही अर्थ है खाद्य श्रृंखला में विषैले पदार्थों की सांद्रता का बढ़ना। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, जहाँ पर बढ़ना, ज़्यादा होना, वहाँ बायो मैग्निफिकेशन ही आपका सही उत्तर होगा। और दूसरे शब्द में मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, बायो मैग्निफिकेशन जैसे कि उदाहरण के तौर पर कोई छोटी मछली है, कुछ विषैला पदार्थ खा लेती है, वो उसके अंदर चला जाता, उसी को अगर बड़ी मछली खा लेती है तो उसके अंदर चला जाता, उसके अंदर भी ज़्यादा मात्रा हो जाती है, और उसी को अगर हम या कोई और खा ले तो उसका क्या कह सकते हैं, उसकी जान भी जा सकती है। वही होता बायो मैग्निफिकेशन। बायो में लिविंग और मैग्निफिकेशन में बढ़ते जाना, यानी खाद्य श्रृंखला में विषैले पदार्थों की सांद्रता का बढ़ना ही बायो मैग्निफिकेशन कहलाता। पहला प्रश्न क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला प्रश्न, जो प्रश्न आने जा रहा है वो यूपी टेट में कई बार रिपीट हुआ, क्योंकि मैंने कहा है भले ही लाखों मिलियन में यहाँ पर सब्सक्राइबर ना हो, लेकिन परीक्षा में प्रश्न होंगे। और एक छोटा सा काम आप जरूर कर लीजिएगा, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी दिया जाए उसको पढ़ लीजिएगा, समझिएगा कि आपका यूपी टेट जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं वो इस बार क्वालिफाई हो गया। चलिए सेकंड प्रश्न यहाँ पर दिया गया, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, कई बार आया, अगर आप यूपी टेट का पेपर उठा के देखे होंगे तो चिपको आंदोलन की बात करें तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, ये 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? ये उत्तराखंड में की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों की गई थी? पेड़ों को कटने से रोकने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, पेड़ों की सुरक्षा के लिए। तो यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, वृक्षों की रक्षा के लिए, ऑप्शन बी। इसके मेन कर्ता धर्ता भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसके मेन कर्ता धर्ता थे सुंदरलाल बहुगुणा। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके यूपी टेट में बन सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या रहा, तो यहाँ पर आ गया ग्रीन हाउस का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर पूछा जाए ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या, तो भैया सीधी बात है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना ही ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव का मुख्य कारण है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जो सूर्य की गर्मी को यानी कहा जाए बढ़ाता रहता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, प्रश्न संख्या चौथा आपके सामने है। और इस बार मैं तो फिर से यहाँ पर कहूँगा सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। अभी तक मैराथन, फलाना, PDF सब कुछ पढ़ा होगा, मिला क्या? दिल पे हाथ रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा कि आपको क्या मिला था। जिसने ये वीडियो देखा, मैं कहने जा रहा हूँ, जो थंबनेल पे लिखा है, जिसने वीडियो देखा यूपी टेट पास हो गया। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? नवीकरणीय संसाधन नहीं है, और यानी रिन्यूएबल सोर्सेज बोलते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं जिनका बार बार यूज़ करने पर उनका कोई भी नहीं कहा जाए, उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं, उनकी समाप्त नहीं होती, संख्या समाप्त नहीं होती, या वो खत्म नहीं होते हैं, उनको नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज बोलते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जिनका यूज़ करने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, उनका दोबारा से हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो भैया नवीकरणीय संसाधन कौन सा नहीं है? देखिए, सूर्य ऊर्जा हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, यानी ख़त्म ना कभी होने वाली। जल की बात करें, वायु की बात करें, तो ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, यानी नवीकरणीय संसाधन है। जो नहीं है वो आपका क्या हो जाएगा? वो है ऑप्शन नंबर बी, जो नहीं है। कोयला एक बार यूज़ करने के बाद
ये ख़त्म हो जाता है, हम इसको बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिएगा। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ओजोन परत का भैया सभी जानते हैं, पैराबैंगनी किरणों से रक्षा करना, यूवी सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा करना, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज, जो आप सभी जानते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है आपके सामने, भारत में साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? भैया साइलेंट वैली प्रोजेक्ट की अगर बात करें, केरल में स्थित एक वन साइलेंट वैली प्रोजेक्ट केरल में स्थित एक वन क्षेत्र से जुड़ा है ये। और वन, इसका अगर हम आंसर यहाँ पर देखें तो ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, हम ए के साथ चले जाएंगे, वन संरक्षण से। ये जो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट है जो संबंधित है वन संरक्षण में, वन संरक्षण से, और ये कहाँ है? केरल में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या? भैया जो जलवायु आजकल आप देख भी रहे होंगे किस प्रकार, कभी गर्मी कभी सर्दी, एकदम बारिश बादल, फलाना दिखाना, ये सब कुछ होता जा रहा है। वो क्या है? मुख्य रूप से क्या? औद्योगिकरण, वाहनों से निकलने वाले धुएं, वनों की कटाई, ये सभी क्या है के कारण ये होता है। अगर ऑप्शन देखें तो देखिए, पहला तो बिल्कुल ही हटा दीजिएगा, वृक्षण ऊपर से तो सारी चीज़ें संतुलित रहती हैं। वर्षा से भी, मिट्टी के कटाव से इसका कोई लेना देना नहीं, औद्योगिकरण से ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से औद्योगिकरण होता है, वाहनों से निकले वाले धुएं हैं, वनों की कटाई के कारण होता है, जिससे क्या होता है, हमारी पृथ्वी का क्या हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है, मौसम बदलता है, और बहुत सी जो अप्रिय घटनाएं देखने को मिलती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। मैंने आपको बताया था फूड चेन, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम, ये यूपी टेट के पेपर में आया था प्रश्न, और आप सभी ने देखा होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखें खाद्य श्रृंखला का सही क्रम, उत्पादक मीन्स पौधे होते हैं जो स्वयं भोजन बनाते हैं, फिर उपभोक्ता यानी जानवर होते हैं, और जो पौधे अन्य जानवरों को खाते हैं, और अंत में अपघटक होते हैं जो मृत जीवों को विघटित करते हैं। इसलिए सही क्रम है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये आपको ध्यान में रखना। बी ऑप्शन यहाँ इसके साथ चले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये दिया गया, डिकम्पोजर सभी जानते क्या होते हैं? फफूंदी बोलते हैं, बैक्टीरिया फफूंदी होती हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनका क्या काम होता है कि जो मृत कोई भी चीज़ है या जानवर है, उनको सड़ाकर उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल ही बेकार कर देते हैं। बैक्टीरिया फफूंदी डिकम्पोजर उनको ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला है यहाँ पर, जल संरक्षण के लिए कौन सी विधि सही है? देखिए जल संरक्षण के लिए, जल के बचाव के लिए, जल को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छी विधि होती है रेन हार्वेस्टिंग विधि। आप सभी जानते हैं जल संरक्षण के लिए जल संचयन यानी वर्षा जल संचयन यानी रेन हार्वेस्टिंग ही बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और इसको बोलते हैं रेन हार्वेस्टिंग। सबसे प्रभावी तरीका है पानी को इकट्ठा कर भविष्य के लिए उपयोग में लाया जा सकता है रेन हार्वेस्टिंग के द्वारा, वर्षा जल संचयन, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, संसाधन रिसोर्सेज क्या होते हैं? भैया रिसोर्सेज क्या होते हैं सभी को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें, केवल मानव निर्मित वस्तुएं, उपयोगी वस्तुएं, केवल प्राकृतिक, केवल जीवित वस्तुएं। तो संसाधन में की अगर बात करें यहाँ पर ऑप्शन में, देखिए वैसे संसाधन की अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोगी होती हैं उनको संसाधन चीज़ें बोला जाता है रिसोर्सेज। तो जैसे कि अगर प्राकृतिक संसाधन देखें, जलवायु हो गया, मानव निर्मित देखें तो मशीनें हो गई, और मानव संसाधन देखें तो लोग। अगर यहाँ पर देखा जाए उपयुक्त आंसर की अगर बात करें, अगर सभी का दिया होता मानव निर्मित वस्तुएं और प्राकृतिक वस्तुएं तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पर अगर देखें राइट आंसर उपयोगी वस्तुओं के साथ हम जाएंगे। जो भी उपयोगी वस्तुएं होते हैं वो संसाधन के सोर्स उसमें आते हैं। तो इस उत्तर को हम बी के साथ यहाँ पर जाएंगे। बाकी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, लेकिन सटीक उत्तर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। सभी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका जो बी उत्तर सटीक है या नहीं है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन का मुख्य कारण क्या है? तो सॉइल इरोजन का हम सभी जानते हैं मुख्य कारण क्या होता है भैया, क्या वृक्षारोपण, वनों की कटाई, वर्षा जल संचयन, खाद डालना। तो सभी जानते हैं वनों की कटाई का मुख्य कारण होता है मृदा
अपरदन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, बी सही हो जाएगा, क्योंकि वनों की कटाई जिस तरीके से हो रही इस तरीके से सॉइल इरोजन होता जा रहा है। आपने देखा होगा सॉइल इरोजन को रोकने के लिए पेड़ों को लगाया जाता है, कुछ प्लांटिंग की जाती ताकि उस इलाके से सॉइल इरोजन ना हो। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य क्या है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य की यहाँ पर बात की जा रही है, तो भैया अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन क्या होगा, वन जीव संरक्षण, खेती, उद्योग और पर्यटन। भैया सीधी सी बात है, वन जीवों की संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान का मेन उद्देश्य होता है उनके बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए, बचाया जा सके। ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये दिया गया है, जो यहाँ पर पूछा जा रहा है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। भैया पर्यावरण संतुलन बैलेंस बनाकर रखने के लिए जैव विविधता, जल बर्बादी, भैया जल बर्बादी, प्रदूषण बढ़ाना, पेड़ काटना। देखिए पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। क्या ज़रूरी है भैया, जैव विविधता बहुत ही ज़रूरी है संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, अम्ल वर्षा एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है। सभी जानते हैं एसिड रेन किससे होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से होती। दो ऐसी जो गैसें हैं जिसके कारण एसिड रेन आपको देखने को मिलेगी, और ये सबसे ज़्यादा नुकसान फसलों को, इमारतों को और इनको पहुंचाती है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो ये वर्षा होती अम्ल वर्षा। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे लिए गए थे जो परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, और ये यूपी टेट में आए भी हैं, और कुछ नए प्रश्न आयोग वाले। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इस बार तमाम क्लासेस देख लीजिए तो इस बार यूपी टेट में आपको फतह और शिक्षक बनने से जो आने वाले समय भर्ती देखने को मिलेगी उससे आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।